सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में नक्सली बसव राजू के मारे जाने की खबर है। नक्सली कमांडर बसव राजू के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बसव राजू पर 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र में वो सक्रिय था। वही 27 साल से नक्सली की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरके बिग जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डीजी है नक्सल ऑपरेशन के। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। नमस्कार। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी सफलता एक बार फिर मिली है सुरक्षा बलों को। मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को ढेर किया। इससे पहले भी 31 नक्सलियों को करेगुट्टा की पहाड़ियों में ढेर किया गया था। कितनी बड़ी सफलता है सर? देखिए, 27 नक्सलियों का मारा जाना एक एनकाउंटर में निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता पुलिस के लिए। पहले भी इस प्रकार की यहाँ पर 36 नक्सली मारे गए थे इसी इलाके के आसपास में, इंद्रावती इलाके में, ओरछा से नीचे। नारायणपुर पुलिस की, हमारी डीआरजी की और बाकी जो भी संयुक्त बल इसमें, चाहे वो सीआरपीएफ या दूसरे बल हों, सभी की, सुरक्षा बलों की मिलीजुली बहुत बड़ी सफलता इसको कही जा सकती है। बिल्कुल सर, बड़ी सफलता है। लेकिन एक खबर यह भी निकलकर सामने आई कि मुठभेड़ में बसव राजू जैसा बड़ा नक्सली ढेर हुआ है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है कि बसव राजू जैसे नक्सली, जो कि पुलिस मेंबर थे, मारे जाते हैं, तो कितनी बड़ी सफलता होगी सर? देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। जैसे आपने कहा, अगर ये ऐसा माना जाए कि अगर वो मारा गया है, बसवा राजू और सीपीआई माओस पार्टी का महासचिव है, अर्थात ये कह सकते हैं कि वो नंबर 1 का उनका नेता था। तो 1 नंबर का नेता जब मारा जाता है तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर नेतृत्व तो खाली हो जाता है तो नीचे वाले ये समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब वो लड़ाई जारी रखना कहाँ तक सही है या नहीं है। ये सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है, अब नक्सलियों को, कि अगर बसवा राजू इसके अंदर मारा गया है तो उनको एक तरफा, मुझे लगता है, अपनी हार मान लेनी चाहिए, सीज फायर कर देना चाहिए, सो कॉल्ड रोक देना चाहिए अपना जो भी उनका क्रांति, सो कॉल्ड क्रांति है। तो मुझे लगता है ये समय आ गया है कि अगर महासचिव उनका मारा गया इसके अंदर, तो जहां सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी जीत है, माओवादियों को मुझे लगता है पीछे हट जाना चाहिए और स्वतः अपनी हार मान लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से बसव राजू के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है, इंद्रावती वो क्षेत्र जहां इंद्रावती में इन्हें ढेर किया गया है और इंद्रावती में लगातार ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सफलता मिल रही है। तो सर, इंद्रावती क्षेत्र किस तरह से था जहां पर नक्सली छुप कर रहा करते थे? क्योंकि इससे पहले आप भी डीजी रह चुके हैं नक्सल ऑपरेशन के, तो सर जरा इंद्रावती क्षेत्र को समझाइएगा। देखिए, ये अबूझमाड़ एरिया बेसिकली ये नक्सलियों की जो माड़ डिवीज़न है उसका हिस्सा है। माड़ डिवीज़न में उनके 3 क्षेत्र हैं, वो एरिया कमेटी बोलते हैं उनको, जिसमें से एक कुतुल का इलाका है। कुतुल का इलाका फैला हुआ है महाराष्ट्र के भामरागढ़ का इलाका जो है, दक्षिण गढ़चिरौली, उससे जुड़ा हुआ इलाका, उसको निब एरिया भी बोलते हैं। वो कुतुल का एरिया ज़्यादातर है। जो नदी के साथ का लगा हुआ एरिया है वो इंद्रावती एरिया कमेटी का इलाका कहलाया जाता है। और तीसरा एक नेलनार है, जो नारायणपुर से ओरछा की सड़क जाती है, उसके चारों तरफ का इलाका वो नेलनार एरिया कमेटी जाना जाता है। तो ये क्योंकि नदी के साथ का इलाका है, पहाड़ियाँ हैं, नदी है, तो निश्चित है कुतुल का इलाका और इंद्रावती, ये दोनों इनके बड़े नक्सलियों के लिए, ये उनके लिए सुरक्षित स्थान माना जाता रहा है अभी तक। तो अभी क्योंकि हमारे पुलिस के कैंप काफ़ी उसके अंदर बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है अब नक्सलियों के लिए कोई भी सुरक्षित इलाका वहाँ पर बचा नहीं है। तो इंद्रावती, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इंद्रावती नदी के साथ का इलाका जो है, भामरागढ़ से ऊपर का नॉर्थ का इलाका और इंद्रावती नदी के साथ का इलाका जो लगभग बीजापुर के नॉर्थ से जाता हुआ भामरागढ़ साथ लगता है, ये पूरा इलाका है जो पहाड़ियों से आच्छादित है, जो फॉरेस्ट से आच्छादित है और जो दुर्गम इलाका है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ पुलिस की सफलता, ऐसे इलाके में एनकाउंटर होना, एक सफल एनकाउंटर होना बिना अपने किसी लॉस के, ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस। बिल्कुल सर, अगर नक्सलवाद में बसव राजू जैसे नक्सली खत्म होते हैं, क्योंकि मैं भी बसव राजू जैसे नक्सलियों को नहीं समझती, और सर हमारे दर्शक को ये बताइएगा कि अगर बसव राजू जैसे नक्सली मारे जाते हैं तो कितनी बड़ी सफलता होगी? क्या ऐसा मान लिया जाए जैसे आतंकवाद में लादेन का खत्म होना, वैसे ही बसव राजू का नक्सलवाद में खत्म होना होगा?
नहीं, थोड़ा सा अलग है। लादेन से तुलना नहीं कर सकते हैं, वो आतंकवादी है, आतंकवादी के भी गुट रहते हैं, ये बात सही है। इनका भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके यहाँ सेंट्रल कमेटी कहलाई जाती है। सेंट्रल कमेटी में 15 से 20 इनके सदस्य रहते हैं। इनमें पोलित ब्यूरो रहता है, ये उसका हेड था। फिर इनके यहाँ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन रहता है। फिर जो जितने भी इनके राज्य जो प्रभावित हैं हमारे, सभी में उनके सचिव जो है वो सीसी मेंबर रहते हैं, या इनके कार्य जो है और बटे रहते हैं सीसी लेवल पर। तो हालांकि एक सीसी मेंबर मारा जाएगा, लेकिन ये क्योंकि प्रमुख है, ये उनके सचिवालय का प्रमुख है, ये सीसी मेंबर्स का प्रमुख है, ये पूरी पार्टी का प्रमुख है। तो ये पॉलिटिकल जो इनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ये उससे भी बड़ा माना जाता है, अर्थात नंबर 1 है ये गणपति के बाद इसको बनाया गया था। तो ये नंबर 1 जब लीडर मारा जाता है तो उसका असर बहुत पड़ता है। देखिए, सीसी मेंबर अभी इसके बाद और भी बचे हैं। मेरा कहना है कि 15 के सीसी मेंबर अभी और भी होंगे। कई नाम ऐसे हैं अभी सीसी मेंबर के। अभी जो वेणुगोपाल है, अभय नाम से जो प्रेस की जो नोट जारी किए जाते हैं माओवादियों द्वारा, वो सोनू है, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का अध्यक्ष है। वो दंडकारण्य इलाका, उड़ीसा का एओबी, इस इलाके का पूरे का इंचार्ज है। वो भी इसका लगभग नंबर ऊपर के 3-4 के अंदर ही उसका जो रैंक है वो आता है। लेकिन बसवराजू का मारा जाना एक बड़ा संदेश देता है, क्योंकि वो पार्टी का प्रमुख है। पार्टी के प्रमुख के मारे जाने से, चाहे वो उनका मिलिट्री वाला हो और चाहे वो राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात हो, दोनों का असर पड़ता है। तो इसका असर ना केवल सीनियर लीडर्स के बीच में पड़ेगा, उनको अपनी नेक्स्ट लीडर किसको बनाना है उस पर विचार करना पड़ेगा, बल्कि नीचे को जो लीडर है, खास तौर पे जिनको ये लगेगा कि अगर मुठभेड़ में सुरक्षा बल बासवराजू को ढेर कर सकते हैं तो उनके आने के भी वो दिन दूर नहीं है। तो मुझे लगता है नीचे सरेंडर होने के चांसेस जो है, चाहे वो हिडमा जैसे हों, अपने जो छत्तीसगढ़ के काडर वाले हैं, कई लोगों के सरेंडर होने के चांसेस मुझे लगता है इसके अंदर काफी और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, चांसेस बढ़ जाएंगे। चर्चा जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहिएगा। आरके विजय, हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्तर से। संजय, नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को ढेर किया है, क्या कुछ अपडेट निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है? महिमा, देखिए, फिलहाल फोर्स द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो नक्सली मारे गए हैं उनके शवों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन फिलहाल अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं। ऐसे में पुलिस की प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह जवान सुरक्षित तौर पर जंगलों से वापस निकलकर किसी सुरक्षित कैंप तक पहुंच जाए। हो सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि बारसूर के आसपास, करेमिटा के आसपास जो है फोर्स जो है वो निकलेगी, सड़क पे आएगी। इसके बाद वहाँ से गाड़ियों में बैठकर वो वापस नारायणपुर जा सकती है। लेकिन जैसा कि अभी आरके साहब बता रहे थे, और उन्हें एक लंबा अनुभव है इस इलाके में इस पूरी समस्या को लेकर, उनसे मैं ये समझना चाहूँगा कि क्योंकि बसवराजू जैसे बड़े नक्सली जो थे, जो महासचिव है, पहले इनकी सुरक्षा के लिए 2 से 3 लेयर की सुरक्षा होती थी। छोटे कैडर किसी भी तरह से कोशिश करते थे कि वो अपनी जान देकर जान बचाएं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। हमने इस पर एक स्टोरी भी की थी कि नक्सली अब छोटे छोटे गुटों में बढ़ गए हैं ताकि वो ड्रोन और यूएवी की नज़रों से बच जाएं। तो क्या इसका असर भी है कि फोर्स पहली बार बसवराजू तक पहुंची, और जो जानकारी यही है कि उसे ढेर भी कर दिया है? अगर महिमा ये सवाल आप पहुंचा पाए उनके पास कि क्या नक्सली छोटे टुकड़ों में बढ़ गए हैं, यही वजह है कि फोर्स उन तक पहुंच पाई? बिल्कुल 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 संजय, लगातार हमारे साथ आरके विजय जुड़े हुए हैं। आरके विजय, क्या आप तक सवाल पहुंच पाया है? चलिए वापस लौटेंगे उनके पास। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मृगेंद्र जी, सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इससे पहले करेगुट्टा की पहाड़ियों पर भी ऑपरेशन चलाया गया, 31 नक्सली ढेर हुए थे। कितनी बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के सफाया को लेकर? देखिए, करेगुट्टा की पहाड़ी के बाद ये जो ऑपरेशन हुआ है, बताया जा रहा है 3 दिन से चल रहा था ये ऑपरेशन, और इसमें बड़ी सफलता मिली है। जो जिस लेवल के नक्सली मारे गए हैं वो बताता है कि ऑपरेशन में जो जवान मौजूद हैं, वो जो जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, वो काफ़ी गंभीरता से और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नक्सली का मारा जाना बिना इंटेलिजेंस इनपुट के संभव नहीं है। आपने देखा था करेगुट्टा के बाद जो फोर्स है, डीजीपी जो है अपने अरुण देव गौतम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि इनकी जो नक्सलियों के मूवमेंट को गैदर करने के लिए, मूवमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए, नक्सलियों के बड़े लीडर कहाँ छुपे हैं, उसके लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। और
वो टीम 5 से 7 टीम है बिल्कुल। जो अलग अलग जिलों में काम कर रही है और अलग अलग जगहों पे। और ये जो आज की जो सफलता मिली है वो बॉर्डर एरिया पर है। बॉर्डर एरिया को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नारायणपुर और बीजापुर। बिल्कुल बिल्कुल मृगेन जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ आरके बिज जी लगातार जुड़े हुए हैं। आरके बिज जी, हमारे सहयोगी संजय ने पूछा है कि पहले अगर जैसे बड़े नक्सली है, बसव राजू जैसे बड़े नक्सली, उनके 2 से 3 लेयर की सुरक्षा उनके पास होती थी, लेकिन अब लगातार ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर कैचिंग की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है, तो नक्सली छोटे छोटे गुट में बंध गए हैं और ऐसे में बड़े कैडर के जो नक्सली है उनकी सुरक्षा भी कम हो गई है। तो क्या इसी की सफलता है बसव राजू जैसे नक्सलियों के मारे जाने की? देखिए, ये बात सही है कि सामान्यतः माओवादियों ने ये पिछले साल में निर्णय लिया था कि बड़ी संख्या में नहीं घूमेंगे ताकि वो बड़ी संख्या में मरे नहीं, और वो डिफेंस के मोड में आ चुके थे। लेकिन क्योंकि बसवा राजू जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव है सीपीआई माओइस्ट का, तो उसके साथ एक स्पेशल कंपनी घूमती है, कंपनी नंबर 7 है, जिसको सीसी प्रोटेक्शन कंपनी बोलते हैं। हालांकि पहले 70-75 आदमी होते थे, आजकल 40-50 तक नीचे हो चुके थे, तो उसमें व्यक्ति कम हो गए थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 40 से 50 व्यक्ति कम से कम उसकी कंपनी जो केवल उसकी सुरक्षा के लिए लगी रहती महासचिव की, वो उसके साथ रहे होंगे। इसके अलावा वो जिस इलाके में होते हैं, जैसे अभी इंद्रावती में था, तो इंद्रावती में जो उनका प्लेटून रहता है, प्लेटून एक है वहाँ पे, इंद्रावती एरिया कमेटी के हैं, तो वहाँ के जितने और लोग रहते हैं वो भी सुरक्षा में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा एकदम से कम हो जाएगी महासचिव की। उनके साथ ना केवल एक उनकी अपनी सीसी प्रोटेक्शन कंपनी है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ के प्लेटून है, वहाँ की एरिया कमेटी के जितने भी बाकी और माओवादी हैं वो भी सुरक्षा में साथ में जुड़ जाते हैं। तो संख्या बहुत कम रही होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, संख्या ठीक ठाक रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक जानकारी ये भी निकल कर आई थी कि श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे से बसवा राजू ने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी, उसके बाद वो यहाँ पर नक्सलवाद में और नक्सल संगठन में सक्रिय हुआ था। तो सर, क्या इसे ही देखते हुए उसे नक्सल कैडर में बड़ी जगह दी गई थी, बड़ा पद दिया गया था? देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब ये 80s की बात है, जब माओवादी शुरू में आए थे, तो उस समय ऐसा कई किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ आया है कि यस, शुरू में कोई लिट्टे का कोई सदस्य था जो इन्होंने सबसे पहले मिलिट्री ट्रेनिंग उनसे ली थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने, अभी आपने देखा होगा जो या अभय जिस नाम से जानते हैं, वेणुगोपाल है, वो इंस्ट्रक्टर टीम का, जो यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाली इंस्ट्रक्टर टीम जब सबसे पहले बनी थी सेंट्रल, वो उसका लीडर था। तो शुरू में ट्रेनिंग जरूर ली थी, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग का अपने आप माओवादियों ने अपना ट्रेनिंग का विंग जो है वो खड़ा कर लिया था, जो हर डिवीजन में इनके इंस्ट्रक्टर टीम रहती है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग की जो है एक जो कैपेबिलिटी थी, इनकी जो अपनी कैपेसिटी थी, क्षमता जो थी, इन्होंने धीरे से खुद बढ़ा ली। वो शुरू का दौर था 80s का, जब बाहर के लोगों से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। बिल्कुल सर, लेकिन जब हमने देखा है कि डीआरजी के जवान जब भी नक्सल ऑपरेशन चलाते हैं, फ्रंट लाइन में वो रहते हैं, तो एक बड़ी सफलता हासिल होती है हर बार। पिछली बार 31 नक्सली मारे गए, इस बार 27 नक्सली मारे गए। तो सर, डीआरजी जवानों के बारे में जरा समझाइएगा सर हमारे दर्शकों को। देखिए, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ये वो लड़के हैं जो उसी इलाके के रहने वाले हैं। ये एक समय था, कुछ साल पहले की बात है, जब डीआरजी नहीं हुआ करती थी और पुलिस अधीक्षक के पास अपना बल जो है ऑपरेशन निकालने के लिए बहुत कम रहा करता था। तो हम लोगों ने उस समय शासन से ये अनुरोध किया था कि पुलिस अधीक्षक के हाथ में बल रहना चाहिए, वरना वो हमेशा दूसरी फोर्सेस पर, चाहे वो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो या सीएपीएफ, हमारे सीएपीएफ हो या छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस फोर्स हो, उन बलों पे उनको निर्भर रहना पड़ता था ऑपरेशन के लिए। तो इसीलिए जो अगर इंटेलिजेंस मिलता था तो ऑपरेशन करने में देरी हो जाती थी कभी कभी। हालांकि सभी हमेशा कोऑर्डिनेशन, हमेशा सहयोग सभी बलों का मिलता रहा है, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो पुलिस अधीक्षक के हाथ में कुछ बल हो, इसीलिए लेकिन शासन ने सबसे पहले, जहां तक मुझे याद है, ये नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में 200 ईच 200 का बल जो है जिलों में डीआरजी का स्वीकृत किया था। ये शासन का स्वीकृत बल है। इसमें ना केवल लोकल लड़के वहाँ के भर्ती किए गए, लेकिन कुछ सरेंडर काडर भी हैं हमारे पास जो बहुत अच्छे थे, जिनको इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो इन लड़कों को ना केवल उस इलाके का अच्छे से ज्ञान है, पहाड़ियों का ज्ञान है, कहाँ उन्होंने शरण नक्सली लेते हैं, कहाँ ऊपर नीचे चढ़ना है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। तो डीआरजी के जवानों के आने से और इनकी संख्या लगातार बढ़ने से ऑपरेशन में ये सुविधा होने लगी है।
तो डीआरजी का जो महत्व है ऑपरेशंस को लीड करने में, लोकल एरिया को जानने में, और ये टैक्टिक्स में बहुत जल्दी दुबले पतले होने से ये टैक्टिकल मूवमेंट भी इनका फास्ट रहता है, उसी इलाके के ये लड़के हैं। तो डीआरजी से मुझे लगता है जो ऑपरेशनल एज मिलना चाहिए, जो बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी पुलिस को, वो लगातार अभी मिल रही है। बिल्कुल सर, लेकिन जब जब हमने देखा है कि नक्सलवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, नक्सली शांति वार्ता की बात करते हैं, लगातार उनके लेटर्स सामने आते हैं, लेकिन हमारे जवान सुरक्षा बल लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं सर, इससे कैसे देखा जाए सर? बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल वहां से? देखिए, फिलहाल सभी की नज़र है कि जवान किस ओर से निकलेंगे वापिस, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता मिली है जवानों को। इससे बड़ी सफलता अब तक नक्सल इतिहास में थी। बसव राजू मारा गया है, बस इस बात की पुष्टि होने का इंतजार है। और देखिए, बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि बसव राजू की जो अंतिम तस्वीर है वो लगभग 30 साल पुरानी है। अभी बसव राजू की उम्र लगभग 70 साल है। उसकी जो तस्वीर है वो जवानी के वक्त की तस्वीर है। अब और तब में काफी अंतर आ चुका है। ऐसे में बसव राजू की लगातार पहचान नक्सलवाद पर प्रहार जारी है और इसे लेकर पल पल हर अपडेट विस्तार न्यूज पर बताते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आरके विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृगेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।